स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको एग्जाम्पल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है। ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है पासिंग ओवर, और पासिंग ओवर का क्या मीनिंग होता है? मुंतकिल करना या ट्रांसफ़र करना। तो अगर हम इसके साथ इस वर्ड के साथ एक वर्ब को लिखें तो क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। तो टुगेदर इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा एक ऐसा वर्ब जो कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है या कोई चीज़ मुंतकिल कर रहा है आगे तक। तो वर्ब क्या चीज़ मुंतकिल कर सकता है? वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो अपने काम को ही आगे ट्रांसफ़र कर रहा होगा ऑब्जेक्ट तक। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो ऐसा वर्ब होता है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमेशा से ही किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो एक ऐसा वर्ब होता है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है आपके लिए समझना कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लाजमी तौर पे लगाते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो जो भी काम को रिसीव कर रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन आवर हाउस। एंड मैं कह रही थी कि ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि काम को रिसीव कर रही होती है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? कोई भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और सब्जेक्ट भी सिमिलरली, सब्जेक्ट के तौर पर भी हम हमेशा फिक्रे की स्टार्टिंग किसी नाउन से करते हैं या प्रोनाउन से करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ही किक्ड द बॉल। आपकी क्लास के दौरान मैंने सारी की सारी एग्जाम्पल्स को पहले बगैर ऑब्जेक्ट के लिखा है। इसको ज़रा बगैर ऑब्जेक्ट के पढ़ के देखें, क्या ये अपनी सेंस कंप्लीट दे रहा है? ही किक्ड द बॉल में अगर मैं द बॉल नहीं लिखती पहले, तो क्या ये अपनी सेंस कंप्लीट दे देगा? ऑफ कोर्स नॉट। जब मैंने इसके साथ द बॉल लगा दिया तो फिर क्या बन जाएगा? इसकी सेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो किक यहाँ पे है, ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद सीरीज ऑफ एग्जांपल्स हैं जिसमें है आई laugh, he laughs, he sat down, she is dancing, time flies by, wind blows। इसमें इन तमाम तर सेंटेंसेस में जो वर्ब हैं, क्या वो अपनी सेंस कंप्लीट दे रहे हैं या इसके बाद हमें कुछ और लगाने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है इसमें? आई लाफ, मैं हंसा, दैट्स इट। अब अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्यों हंसा और मैं साथ में लिखती हूँ कि फ़लाँ ने ये जोक क्रैक कर दिया था या किसी भी चीज़ के ऊपर मैं हंसा, ऑन द जोकर अगर मैं लिखती हूँ आगे, आई लाफ ऑन द जोकर, तो उसमें भी क्या होगा? वो फिर भी ये जो फ़िक्रा है वो इंट्रांजिटिव ही रहेगा। अगर मैं लाफ के जवाब में कुछ लिखती भी हूँ सेंटेंस में, फिर भी फ़िक्रा इंट्रांजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसके आगे कोई भी प्रेपोजिशन लगानी है पहले, उसके बाद मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ प्रेपोजिशन लगाए बगैर, तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैंने प्रेपोजिशन लगा के लिखा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग करता है प्रेपोजिशन से, ना के वर्ब से, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसका बन जाएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हमें उसके साथ बिल्कुल इसके बगल में लिखना होता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो कि बिहेव कर रहा हो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे। बहरहाल यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी इंट्रांजिटिव वर्ड्स हैं, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ के देखें तो इनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने लिखा है ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गया। सैट के आगे मैंने कोई भी आंसर लिखा है उसका कि वो कहाँ बैठ गया। अब यहाँ पे जो डाउन है वो लोकेशन बता रहा है कि वो कहाँ पे बैठ गया। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं इन नेचर, जो हमें बता रहे होते हैं कि कोई भी काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमें क्या बता रहे होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं इन नेचर। तो ही सैट डाउन में जो डाउन है वो भी क्या है? एडवर्ब है, और यहाँ पे भी ये क्या है? इंट्रांजिटिव है। ही सैट में भी ये इंट्रांजिटिव है और ही सैट डाउन में भी ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। शी इज़ डांसिंग में डांस क्या है? वर्ब है, और उसके बाद कोई चीज़ नहीं लगी हुई, कोई भी ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे शी इज़ डांसिंग में भी ये एग्जांपल है इंट्रांजिटिव वर्ब की। उसके बाद टाइम फ्लाइज बाय,
वक्त उड़ता है, तो उसके अंदर भी क्या है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, हमें ना कोई नाउन नज़र आ रहा है वर्ब के बाद, ना प्रोनाउन, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव है। विंड ब्लोज में भी वर्ब के ऊपर हमने बात ख़त्म कर दी है कि हवा चलती है, उसमें भी हमने वर्ब के ऊपर बात ख़त्म कर दी है, साथ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ इंडिया डिफीटेड, आगे के जो लफ्ज़ हैं वो अगर आप ना पढ़ें अभी, इंडिया डिफीटेड, ही किक्ड, आई ऑर्डर्ड, शी किल्ड, ही सॉ, आर्मी अटैक्ड, तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो बिल्कुल इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं जब तक कि हम इनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा देते। अगर मैं इसको बगैर ऑब्जेक्ट के पढ़ के देखूं, जो इसके साथ लिखे हुए हैं, बगैर ऑब्जेक्ट के अगर इसको पढ़ के देखा जाए तो ये अपनी इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं जब तक कि हम इनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा देते। तो जब हमने इनके साथ ऑब्जेक्ट लगाया कि ही किक्ड द बॉल, तो इसकी सेंस क्लियर हो गई कि हमें पता होना चाहिए कि उसने किस चीज़ को किक किया, फ़ौरन हमारे दिमाग में जाता है कि किस चीज़ को उसने किक किया है। तो अब ये भी यहाँ पे देख लें कि इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे, अगर इन वर्ब्स के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बनेंगे, मतलब कि हु, हुज, होम, विच एंड व्हाट से इनके क्वेश्चंस बनेंगे, और उनके जब हम जवाब लगाएंगे इनके आगे वर्ब के बाद जब हम उसके इनके जवाब लगाएंगे तो वो हमारे पास बगैर प्रेपोजिशन के आएंगे और डायरेक्टली कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव इन नेचर है। उसके बाद है शी किल्ड आ स्नेक, इसमें भी अगर मैं आ स्नेक ना लिखूं तो इसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती है, तो जब तक मैं इसके आगे कोई चीज़ नहीं लगा लेती, शी किल्ड आ मैन हो सकता है, आ मॉस्किटो हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब आप ये नहीं कह सकते कि मिस यहाँ पे हमने आ, दा वगैरह के वर्ड क्यों यूज़ किए हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ दा का फासला क्यों है, तो नाउन के साथ ही हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपके नाउन प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं उनसे पहले आर्टिकल लगा हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, हम लगाते होते हैं नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, फिर भी वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। सिर्फ आपने ये देखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में उससे पहले कोई भी प्रेपोजिशन ना हो, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन है तो जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग करता है किस चीज़ से, प्रेपोजिशन से, वो फिर वर्ब से बिलोंग नहीं करता। उसके बाद आपका टेस्ट था और उसमें यह है कि आप लोगों को ये मैंने बताया है इसके बाद कि हर वर्ब को आप सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के तौर पर बिहेव करवा सकते हैं, सिर्फ फिक्रे में थोड़ी सी चेंजिंग लगा के। अब इसका मतलब ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद कर लें कि जो भी किक्ड होता है वर्ड ये हमेशा ही ट्रांजिटिव के तौर पे काम करता है, तो हमने इसके साथ ज़रूरी ऑब्जेक्ट लगाना होता है। इस चीज़ को रट्टा मार लिया, अटैच के साथ हमेशा ही ऑब्जेक्ट लगता है, ये हमेशा ही ट्रांजिटिव के तौर पे काम करता है। इसको आप तस्बीह पे याद कर लें, इस तरीके फिंगर टिप्स पे याद कर लें। ये चीज़ भी आपको इसकी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है और जो आपकी आइडेंटिफिकेशन की जो पावर है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की, वो तेज़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से पता चलेगा कि एक सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव के तौर पे काम कर रहा है या इंट्रांजिटिव के तौर पे। इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा, आपको वर्ड्स रटने की इसके लिए कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ काफ़ी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। फ्लाई क्या है, एक वर्ब है। उसके बाद मैंने एन एरोप्लेन लिखा है। एन क्या है, आर्टिकल है। उसके बाद एरोप्लेन क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा है, यहाँ पर फ्लाई क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। उसके बाद मैंने लिखा है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, परिंदे हवा में या आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ब के फ़ौरन बाद एक प्रेपोजिशन लिख दिया। अब मैंने द स्काई लिखा तो है, ऑब्जेक्ट तो वो है, नाउन भी है और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम भी कर रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका है, प्रेपोजिशन का है। ठीक है, इन का जो है वो वर्ब है द स्काई, और जो फ्लाई है वर्ब हमारा वो बिल्कुल अकेला खड़ा है, उसके साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन या कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो किसके साथ है, प्रेपोजिशन के साथ है। तो यहाँ पर जो फ्लाई है वो इंट्रांजिटिव के तौर पर बिहेव कर रहा है। मतलब ये कि हम हर वर्ब को ट्रांजिटिव भी बिहेव करवा सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी बिहेव करवा सकते हैं, फिक्र में थोड़ी सी तब्दीली करके। इसलिए मैं कह रही थी कि आपको ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है कि इस वर्ड को हमेशा ही हम ट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसको हमेशा ही इंट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वी ईट सो डैट वी मे लिव।
यहाँ पे ईट के बाद आपने वर्ब के साथ देखना है क्या चीज़ खड़ी है, बाकी फिक्रे को इग्नोर करना है। आपने वर्ब के साथ देखना है कि क्या चीज़ खड़ी है। सो डैट खड़ा है वर्ब के साथ। सो डैट क्या है? इन नेचर ये कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, दो क्लोजेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब के बाद हमें एक कंजंक्शन नजर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा, इसके अंदर जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव है। हरगिज़ नहीं कह सकते। यहाँ पर जो ईट है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि उसके बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में है आई हैव ईटन डैड पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हमें ईट के बाद डैड पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है। तो अब आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे डैड आ गया है तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ तो डैड का वर्ड यूज हुआ है। तो दिस डैड दीज दोज अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो डैट्स परफेक्टली ऑल राइट। एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब के दरमियान ये चीज़ें हों तो कोई इसमें कबाहत नहीं है, फिर भी वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। उसके बाद ही सैट डाउन में जो सैट है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये एक जगह का बताया गया और जो कि एडवर्ब है, ये नाउन, ये प्रोनाउन नहीं है, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा। उसके बाद ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड में इनवाइटेड क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा? अब फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? नाउन है, उससे पहले लगा हुआ है हिज। मैंने जब आपको टेबल करवाया था प्रोनाउंस का, उसमें मैंने उसके पोजेसिव केसेस भी बताए थे और पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी बताए थे, पोजेसिव प्रोनाउंस भी बताए थे। तो हमने देखा था कि जो हिज है वो एट द सेम टाइम पोजेसिव प्रोनाउन भी है और एट द सेम टाइम पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, क्योंकि हमने जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उनके साथ मोस्टली एंड पे एस लगा के बनाया था और इसके साथ ऑलरेडी एस मौजूद है, इसके साथ हम एक और एस नहीं लगा सकते, तो इस वजह से हमने इन दोनों को सेम रखा था। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये जो हिज है वो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन इस तरीके से इकट्ठे नहीं आया करते किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर ये हिज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव हमेशा किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन्स को ही मॉडिफाई करते हैं। तो हमारे पास नाउन मौजूद है तो हमें पोजेसिव एडजेक्टिव से कोई मतलब मसला नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? ट्रांजिटिव के तौर पे। उसके बाद है ही इनवाइटेड मी। यहाँ पर मी क्या है? मी एक ऑब्जेक्टिव केस है आई का। आई एक सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का और उसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनवाइटेड है वो ट्रांजिटिव है। ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं और मी क्या है? प्रोनाउन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है? हम ट्रांजिटिव के तौर पे इनवाइटेड काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फिक्रा है ही वॉन्ट्स टू लीव दिस सिटी। वॉन्ट्स के बाद हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है टू लीव, वो इस शहर को छोड़ना चाहता है। तो टू लीव यहाँ पे क्या है? इन्फिनेटिव है। और मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था जो जेरंड्स होते हैं और जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो नाउन्स के तौर पे काम करते हैं। तो मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है। तो अगर कोई इन्फिनेटिव हमें वर्ब के बाद नजर आ रहा है या फिर कोई जेरंड हमें वर्ब के बाद नजर आ रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि वो भी क्या है, अभी भी ये फिक्रे में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारी बात, हमारी शर्त पे तो वो पूरा उतर रही है ना कि हमें नाउन प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे फिर वो असली नाउन हो या फिर नकली नाउन हो। आप लोग एज अ फन कह सकते हैं कि ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं और जेरंड्स होते हैं ये नकली नाउन के तौर पे काम करते हैं। असल नाउन तो वही होते हैं ना जो पर्सन, प्लेस और थिंग को शो करते हैं, लेकिन अगर आईएनजी लगा के, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के या फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के नाउन्स बनाए हुए हैं तो वो समझ लें कि वो नकली नाउन है। तो एज अ फन आप कह सकते हैं कि ये नकली नाउन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन है तो नाउन ही। तो हम कह सकते हैं कि अब भी हमारा फिक्रा क्या है? ट्रांजिटिव है। उसके बाद लिखा हुआ है आई लव कुकिंग, जिसमें कुकिंग क्या है? जेरंड है, और जेरंड भी क्या होता है? नाउन इन नेचर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास एक जेरंड, इन्फिनेटिव या प्रोनाउन वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आई नो हाउ टू प्ले पियानो। अच्छा, वर्ब के फौरन बाद लिखा हुआ है हाउ टू प्ले पियानो, जो कि फ्रेज है इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बस एक चीज़, एक टैलेंट बताया गया कि मुझे पता है कि फलां काम कैसे करना है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है, जो कि इतना एडवांस आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक पूरा फ्रेज भी आपके ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। यहाँ पे हाउ टू प्ले पियानो वाला जो सेंटेंस है ये भी ट्रांजिटिव इन नेचर है, क्योंकि हाउ टू प्ले पियानो, ये हाउ से लेके एंड तक जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है इसको हम फ्रेज कंसिडर करते हैं, और फ्रेजेस भी आपके ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस है आई नो शी इज़ ऑनेस्ट, इसमें क्या है, शी से लेके एंड तक ये एक क्लोज के तौर पे काम कर रहा है, और जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो इज़ है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और जो ऑनेस्ट है वो उसकी कोई भी खूबी वगैरह बताई जा रही है, जो कि एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो तो है ही नहीं। मैंने कहा था कि इसके अंदर सब्जेक्ट ज़रूर होता है और वर्ब ज़रूर होता है, और इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, तो है तो वर्ब ही। जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कंसिडर कर लेते हैं और उसी को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो एंड वाला फिक्रा है ये भी ट्रांजिटिव इन नेचर है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट के तौर पर फ्रेज के अलावा एक क्लोज भी आ सकता है। तो एट द कंक्लूजन मैं कह सकती हूँ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ज़रूर लगता है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर हमेशा नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जेरंड आ सकता है, इन्फिनेटिव आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, या क्लॉज आ सकता है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो बगैर ऑब्जेक्ट के ही अपनी सेंस को कंप्लीट कर देते हैं, और अगर हम उनके बाद कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते भी हैं तो वो हम किसी भी एडवर्ब को यूज़ करके देते हैं या प्रपोजिशन वगैरह को यूज़ करके देते हैं। फिर भी वो हम इंफॉर्मेशन ऐड कर भी दें फिक्रे में, फिर भी वो वर्ड्स इन्फिनेटिव आई मीन टू से इंट्रांजिटिव ही रहते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ब होता है वो फिर भी अकेला ही खड़ा होता है, उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं खड़ा होता। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हम जो भी वर्ब्स हैं उनको फिक्रे में थोड़ी सी चेंजिंग ला के ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको असूल बताए कि कैसे पता चलेगा कि वो फिक्रे में ट्रांजिटिव के तौर पर बिहेव कर रहा है या इंट्रांजिटिव के तौर पर बिहेव कर रहा है। उसके बाद आपका टेस्ट आ जाता है यहाँ से, और मुझे बस आपने नंबरिंग वाइज सेंड करना है कि 1 के आगे आप टी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर टी है, या फिर IN लिख सकते हैं आप, यानी कि या वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो या टी या फिर IN वगैरह लिख के आप ये सारे मुझे सबमिट करवा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।